हाँ, साथियों सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो 16वीं बरसी है सराफ साहब की, और अपने साथियों ने जगह जगह भौतिक तौर पर श्रद्धांजलि समारोह भी रखा, जोधपुर में भी हमने रखा। तो पहले तो मैं सराफ साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और आज का जो वेबिनार है उसमें विश्व शांति और एनवायरनमेंट की क्या सिचुएशन है और वो किस दिशा में जा रहा है, इस पर हमारे दो साथी मखनोत्रा जी और सुखदेव सिंह जी ने बोला है। तीसरा जो विषय का जो आयाम है वो सोशल सामाजिक न्याय की ऐसी व्यवस्था बने जिसमें सामाजिक न्याय हो, मानवता हो। तो सराफ साहब का जो मेन उद्देश्य यही था कि ऐसा समाज बने जो न्याय पर आधारित। तो इस संदर्भ में मैं अपने विचार रखूंगा। मैं जैसा समझ रहा हूं सराफ साहब को कि कोई भी समाज जिसमें जो वो संचालित होता है उसका एक सेंट्रल आइडिया होता है, कलेक्टिव, जिसको मानव समाज अंगीकार करता है, आत्मसात करता है। हिस्ट्री में अलग अलग समय में जैसे गण गोत्र कभी आधार रहा है मानव जाति की सुरक्षा का, एग्जिस्टेंस का, और मनुष्य को सही और गलत का आधार उसने बनाया था। इंडस्ट्रियल युग से पहले राजाशाही थी और राजा सही और गलत का आधार था। फिलॉसफी उसकी ये थी, पूरी दुनिया जो चल रही है, कुदरत है, उसको कोई सुपर नेचुरल चीज, ईश्वर जैसी कोई शक्ति है वो चला रही है, और मानव समाज को चलाने के लिए राजा है। और उसके बाद ये जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई तो इसका आधार धन को, ताकत को, सत्ता को बनाया। धन या जिसे हम पूंजी कहते हैं वो आज की सोसाइटी का आधार है, और सही और गलत व्यक्ति इसी आधार से डिसाइड करता, तय करता है। तो सराफ साहब ने अपनी पूरी लाइफ में कि न्यायिक समाज कैसे बने, तर्कसंगत समाज कैसे बने, तो उनका एक सेंट्रल आइडिया बना कि हम ऐसा समाज बनाएं। पहले तो इसका एनालिसिस किया कि ये अन्यायकारी कैसे बन गया, क्यों यह उस स्थिति में चला गया कि पूरी मानव जाति खत्म हो रही है। जैसा अभी सुखदेव सिंह जी ने भी बताया कि क्लाइमेट चेंज जीवन और मौत का सवाल बन गया है, और इसको गंभीरता से कोई ले ही नहीं रहा है। इसका क्या कारण है और वो किस तरीके से पूरी मानव जाति को खत्म कर रहा है, सिर्फ मानव जाति नहीं, पूरी बायो लाइफ को, और वो गंभीर बनाते ही जा रहे हैं। विकास का जो मॉडल और उसके जो आंकड़े अभी सुखदेव सिंह जी ने पेश किए, और इससे पहले जो पहले वक्ता थे या विषय के पहले वक्ता, यूं तो दो और साथी बोले थे, तो आरसी मखनोत्रा जी ने ये बताया ना कि पूरी जो वार लॉबी है वो हथियार बेचने के हिसाब से पूरी दुनिया में टकरार की लाइन बढ़ाती जा रही है, टकरार क्रिएट करती जा रही है, और उसके वो जो कंसेप्ट होते हैं वो भी लोगों में डालती जा रही है, जिससे नस्लों का, क्षेत्र का, राष्ट्रों का तनाव बढ़े और उनकी युद्ध की जो शस्त्र बिके और उनको प्रॉफिट हो। और जो भाईचारा की जो ये जो बातें है या न्यायिक समाज बनाने के जो पैरामीटर्स है, उससे सोसाइटी को दूर रखा जा रहा है और हो रहा है। तो सराफ साहब ने ये कहा कि इसका जो सोसाइटी जो नेगेटिव और अन्यायकारी जो बनती जा रही है उसका आधार ही गलत बताया कि हम जो सोसाइटी का आधार जो पूंजी माना है, जो रियल में पूंजी है ही नहीं। अगर मानव जाति का एग्जिस्टेंस हिस्ट्री में भी और आज भी और आगे भी यही है कि रियल में ये कुदरत का पार्ट है, और मानवता की जो कंसेप्ट है, मानव जब से
जानवरों से अलग हुआ, वो रेशनल बनता गया। उसमें मानवीय गुणों की बढ़ोतरी हुई, चाहे विचारधारा उसने कैसी भी इतिहास में एक्सेप्ट की है, लेकिन क्रमिक तौर पर वो मानवता की तरफ, तर्क संगतता की तरफ बढ़ता गया है। तो रियल जो कैपिटल है, जो वास्तविक पूंजी जिसके कारण मानव जाति का इस प्लेनेट पर एग्जिस्टेंस है, उसके दो आधार उन्होंने बताया कि एक पर्यावरण है, जिस ये जो कुदरत का एक पार्ट है पर्यावरण, जिसके कारण मानव जाति अपना अस्तित्व मेंटेन रखती है, और दूसरा वो उसका मानवीय पहलू, उसके कारण उसका एग्जिस्टेंस है। तो सराफ साहब का ये है कि अगर आप न्यायिक समाज बनाते तो माइंड सेट का जो आधार है, जिससे हम सही गलत निर्धारित करते हैं, उसको आप चेंज करना पड़ेगा। जो धन आधारित जो माइंड सेट है, उसको आप रूपांतरित करना है प्रकृति और मानवता के आधार पर। कोई भी पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, कल्चर हो, मनुष्य का इंडिविजुअल और कलेक्टिव जो भी आचरण है, उसका आधार पर्यावरण को और इंसानियत को बनाना होगा। उसके अनुसार समाज को रूपांतरित करना होगा। इसी दिशा से उन्होंने सराफ साहब ने समाज को रीऑर्गेनाइज करने के कुछ कंसेप्ट दिए, उन्होंने कुछ खाका भी बताया। और एक जो सराफ साहब का योगदान, जिसे मैं ये कहता हूं कि हिस्ट्री में क्या होता है, कथनी और करनी में, इतिहास में गैप कम था। प्री इंडस्ट्रियल युग से पहले जैसा समाज समझता था, राजा भी जिसे जो बात मानता था, प्रजा भी वही मानती थी। जैसे ईश्वर है या नहीं है वो प्रश्न नहीं था, राजा भी ईश्वर को स्वीकार कर रहा है, प्रजा भी स्वीकार कर रहा है। कथनी करनी का गैप कम था। तब कोई जो समाज का जो लीडिंग जो नेतृत्व जिसे है ना एजेंसी के रूप में देख लेते थे। मैं ये समझता हूं कि वो राजा के रूप में, गण गोत्र के लीडर के रूप में वो देखता है। सराफ साहब ने ये कहा था कि अब जो लीडिंग जो ग्रुप है, या लीडिंग या नेतृत्वकारी जो इदारा है, उसको एजेंसी के बजाय एजेंडे में देखो। क्योंकि जो पार्टियां हैं, अभी जो दुनिया का जो लीडरशिप है, वो आर्थिक जगत में तो कंपनियां कर रही है, और राजनीतिक जो प्रोसेस है, इसका पूरी दुनिया में राजनीतिक पार्टी करती है और बड़े नेता कर रहे हैं। स्थिति यह है कि जनता देखती कि ये पार्टी ठीक है, इसकी जगह ये पार्टी आ जाए तो ये ठीक कर लेगा, ये नेता गड़बड़ है, इस नेता की जगह दूसरा नेता आ जाए तो समस्या ठीक हो जाएगी। सराफ साहब ने कहा अब दुनिया उस स्टेज में है जिसमें आप एजेंसी के बजाय आप इसमें देखो एजेंडे में, और उसका आधार उन्होंने ये बता दिया कि पर्यावरण और मानवता। अब जैसे कोई लोग कहते हैं यार इसमें एक ये मैटर एक लाइन का नहीं है कि आप धन को आधार के बजाय पर्यावरण और मानव को बनाओ। आप इंडस्ट्रियल युग से पहले देखो कि एक लाइन ही तो थी कि राजा है वो समाज का नेतृत्वकारी वो है वो लीडर होगा, राजा हम पर राज करेगा। जनता ने भी एक्सेप्ट किया। इसकी जगह क्या किया कि इलेक्शन किया जाए, चुनाव के जरिए लीडर वह होगा जो राजा का बेटा राजा नहीं, राजा इलेक्शन के जरिए आएगा, यानी लीडिंग पर्सन। एक लाइन ही तो चेंज हुई, उससे पूरा जो सिस्टम है, उसके जो सब नियम है, पार्लियामेंट आ गई, अदालतें, प्रशासन, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सारा तंत्र सारा डेवलप हो गया। जब आप इसकी जगह धन आधारित व्यवस्था, इलेक्शन की जो व्यवस्था, उसकी जगह आप चेंज करते हो तो पूरा जो सिस्टम चेंज हो जाता है। इसके जो उपनियम है वो सारे चेंज हो जाते हैं। डेमोक्रेसी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, उसकी जगह डेमोक्रेसी भी और आगे डेवलप होती है। तो मैं इस पॉइंट को अभी यही देखना चाह रहा हूं कि एजेंसी में के बजाय वो एजेंडे में कहते हैं, और फिर उसमें किसी भी एजेंडे को लागू करते हुए सराफ साहब का मेन जो जोर होता था कि इंडिविजुअल यूनिट व्यक्ति स्वयं से स्टार्ट करे, यानी व्यक्ति खुद बदले। और स्ट्रक्चर में भी उन्होंने बताया कि
सदस्य जब कोई संगठन का या मूवमेंट का या एनएससीपीएम का भी बनता है तो पहली टियर है। इसका मतलब क्या है कि कोई समाज को न्यायिक आधारित बनाना है, न्याय पर मानवीय आधारित बनाना है, तो जो लोग है, व्यक्ति है, उसके जो उन लोगों का माइंडसेट बदलने की जरूरत होती है। और इसमें फिर वो कहते हैं कि जो कार्यशैली में भी जो संगठन की उसमें कि वो व्यक्ति ऐसा बने, ऐसा एनवायरनमेंट बने कि पहले तो उसका जो माइंडसेट है वो अपने आप को, उसको पर्यावरण को और मानवीय जो कंसेप्ट है, नजरिया है, उसको वो आत्मसात करे, सिर्फ स्वीकार नहीं, आत्मसात करे। जैसे हम समझाने के लिए कह सकते हैं कि यानी वो स्वयं से भी रूप से उसकी अंतर्मन से समझ में आना चाहिए कि ये बात ठीक है और वो आचरण में लाए। समझने के लिए हम कहते हैं ना कि किसी को कोई कहे कि कोई नमाज पढ़ रहा है तो नमाज किसी के आदेश से नहीं पढ़ रहा है, कोई पूजा आरती कर रहा है तो वो कोई किसी के आदेश से नहीं कर रहा, उसकी समझ है, वो आत्मसात कर लेता है, तो वो स्वयंसेवी रूप पर के तरीके से वो इम्प्लीमेंट करता है, आचरण करता है, जैसा उसका दर्शन है। तो सराफ साहब ने कहा कि व्यक्ति खुद अपने से जो स्टार्ट करेगा और उसमें कथनी करनी का मेल होना चाहिए। व्यक्ति अपना निजी हित और सार्वजनिक हित में संतुलन करने वाला कोई व्यक्ति बने। अब न्यायिक समाज अगर बनाता है तो सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं, जैसे मान लो अदालत का जो जज है, तो अदालत का जो असूल है उसका कड़ाई से वो पालन करे। अभी क्या हो रहा है, प्रॉफिट के और लाभ के और निजी हित के चलते वो जो सार्वजनिक जो रूल है जिसको पालन करने के लिए उसको बैठाया गया है, प्रशासनिक कोई अधिकारी है, नागरिक प्रशासनिक अधिकारी है या पुलिस का कोई अधिकारी है, सबसे बड़े जो हमारे कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और ऊपर वर्ल्ड में आप देख लो कि विश्व स्तर के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो रूल है उनका ही वो पालन नहीं करे, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी वायलेशन करे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिद्धांत है, जो रूल है और उसको लागू करने के लिए जिसको जिम्मेवारी सौंपी गई है उसमें गैप है, वो बिल्कुल उसका वायलेशन ही कर रहा है इंडिविजुअली। ट्रम्प इसके उदाहरण देख लो, हमारे देश में मोदी का प्रधानमंत्री है, हमारे संवैधानिक प्रमुख है, पहले नंबर की कार्यकारी अधिकारी है, वो संविधान का ही वायलेशन कर देते हैं, तो फिर ये सिस्टम न्यायिक कैसे रह सकता। तो कुछ तो इनकी कथनी करने का जो गैप है, सार्वजनिक संस्थाओं पर जो बैठे हैं उनमें ही गैप है। अब सवाल है कि गैप आया क्यों, कि ये जो व्यवस्था है उसका जो मार्केट की जो व्यवस्था है, बाजार की व्यवस्था है, वो कहती है कि करना कुछ, आपको करना कुछ है, करना कुछ और, तभी आप प्रॉफिट ले सकते हो, लाभ ले सकते हो, धन को इकट्ठा कर सकते हो। और धन इकट्ठा जो तेज गति से करता है वो इंटेलिजेंट होता है, उसी को सम्मान मिलता है, उसी को डेवलप माना जाता है। तो ये जो पूरी जो व्यवस्था है जो हमने बनाई है उसका आधार ही गलत है। तो सराफ साहब ने कहा कि इसका आधार बदलो, और वो हर बात में माइंड सेट पर अटकता है। जैसे पीस का जो इश्यू है उसमें भी उन्होंने कहा कि युद्ध का मैटर नहीं है, युद्ध अगर समाप्त है तो सोसाइटी पीसफुल है। वो ये कह रहे पूरा ही जो माइंड सेट है जिससे रियल पीस बन सके, यानी मनुष्य खुद एक तर्क संगत मानव बने और पूरा जो सोसाइटी है वो मानवीय सोसाइटी बने, जिसमें अमानवीय गतिविधि देखते ही मानव जैसे तड़पने लग जाए, उसको देख ही नहीं सके, इस तरीके का कोई सोसाइटी बने। अच्छा, कई बार तो ये तो होगा कंसेप्ट के मामले में, और इसके लिए सराफ साहब ने बहुत सारे मतलब ब्लूप्रिंट भी दिया, एक खाका भी दिया कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये वर्ल्ड स्तर की संस्था है, इसको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। इसमें जैसे एग्जिस्टिंग जो एजेंसी है उसमें कहा जैसे जनरल असेंबली है, उसमें एक देश का एक वोट है, ठीक है, उसको पावर नहीं है, पावर सारा सिक्योरिटी काउंसिल में कि कोई भी कार्यकारी निर्णय जो लेता है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी में 5 परमानेंट मेंबर है और 10 मेंबर अस्थायी होते हैं, उसमें डिसीजन होता है।
पर उसमें 5 को वीटो पावर है। तो शराफ साहब ने कहा इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उसमें सजेशन दी है कि जनरल असेंबली वीटो पावर समाप्त हो, जनरल असेंबली को राइट होना चाहिए। कोई भी जो मामले हैं जिसमें जैसे परमाणु हथियार है, जितने भी मास डिस्ट्रक्शन के जो भी हथियार है, इसको ये असेंबली को सौंप दो महासभा को, और महासभा इनको डिफ्यूज करे, खत्म करे। ये हो सकता है, लेकिन ये कब होगा? जब लोगों का माइंडसेट चेंज हो। एक्चुअली में जब लोगों का माइंडसेट ही जाने अनजाने में या किसी विकल्प के अभाव में वो चल रही जो व्यवस्था है, जो अन्याय को बढ़ावा देने वाली बन जाती है, क्योंकि उसका आधार गलत हो जाता है, और इसकी जो लीडिंग एजेंसी है वो डबल डीलिंग चल रही है। तो पहले तो एजेंडे में आप चीजों को देखना पड़ेगा, सिद्धांतों में, नीतियों में। इंडिविजुअल नीति भी होती व्यक्ति के तौर पर, व्यक्ति का सिद्धांत, और फिर व्यक्ति किस यूनिट में बैठा है, किस एजेंसी में बैठा, उसके कलेक्टिव सिद्धांत है, उसका एजेंडा होता है, उसको वो कड़ाई से पालन करता है या नहीं। तो यहाँ से चीजों को देखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और अब सवाल है कि ये लोग ये जब इस पर बात करते हैं कि ये तो आपकी जो बातें हैं वो आइडियल है, लागू कैसे होगी, यूएनओ को हम रिस्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ चेंजेज होता है, तो कुछ बातें राष्ट्रीय या लोकल स्तर पर लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आती है, चेंज होने की आती है। कंसेप्ट भी ये आता है कि इसको करेगा कौन। बात तो आपकी ठीक है, तो फिर हम वो बात भूल जाते हैं कि माइंडसेट जो चेंज होने की जो बात होती है वो तो खुद व्यक्ति अपने से स्टार्ट करेगा ना। माइंडसेट तो चेंज कर सकता है। अब वो जो अपने से स्टार्ट करने का होता है। अब क्या कि ये जो शांतिपूर्ण जो रूपांतरण है न्यायिक समाज में, जो प्रकृति और मानव आधारित समाज बनेगा, तो इसको रूपांतरित करने में जो प्रकृति और मानव केंद्रित जो एजेंडा है, इसको जो सक्रिय रूप से स्वयंसेवी तरीके से जो आत्मसात करेगा, वो इसको लीड करेगा इस जन आंदोलन को। और शराफ साहब ने एक और बात कही कि इतिहास में जितने भी दर्शन हैं, जो नजरिए रहे हैं हिस्ट्री में, जो आज हमें एक तरफा लग रहे हैं, तो उनके जितने भी सकारात्मक उसके आयाम है, उनको आपको इस आंदोलन में, प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन में उसको उपयोग करने की जरूरत है। प्लस पूंजीवाद के भी जो प्रबंध का जो कौशल है, चाहे निजी पूंजीवाद हो चाहे सरकारी पूंजीवाद हो, इस नजरिए के भी जो पॉजिटिव उसके आयाम है, उसकी सकारात्मकता है, इसको उपयोग करते हुए, और मार्केट की जो एजेंसी है और भी बहुत सारी एजेंसी हैं, इनके सकारात्मक बातों को उपयोग करते हुए नेगेटिव बातों को से सबक लेते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस तरीके से रूपांतरण जो करेगा वो लोग करेंगे, और इसमें इन सब का भूमिका होगी। जो इतिहास में एक तरफा नजरिए अपनाने वाले या उसके जो योगदान उनका रहा, उनका भी सकारात्मक उपयोग करना है। और भले ईमानदार और समझदार जो व्यक्ति है, चाहे कोई भी नजरिए अपनाए हुए, उन सब का समर्थन लेके इस मोमेंट को आगे बढ़ाना होगा। और कई बार फिर सवाल उठता है कि फिर ये होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं। कई लोग तो ये कहते हैं ये आइडियल है। ये आइडियल या असंभव इसलिए लगता है कि माइंडसेट हमारा, फिर अगर हम पूंजी आधारित माइंडसेट रखते हैं, विकास का जो माइंडसेट वही सुविधा बढ़ाने वाला रखते हैं, और इसको फिर रियलिस्टिक तरीके से हम इसको नहीं समझ पाते हैं, तो फिर ना एक्सप्लेन कर पाते, पहले तो हम खुद उसमें थोड़ा लैक कर रहे होते, तब जाके इसमें दिक्कत आ रही है। तो जो न्यायिक समाज जो आपको ये बनाना है, इसमें पूरे जो माइंडसेट का जो मामला है, शांति के संबंध में जो मामला है, विकास के संबंध में जो हमारा नजरिया है, इन सबको बदलने की जरूरत है। कि विकास जो हम कर रहे हैं वो सुविधा तो बढ़ाता जा रहा है, लेकिन हमारा जो एग्जिस्टेंस का जो एनवायरनमेंट है उसको ही वो खत्म करता जा रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग के मामले में हमारे साथ है, टकराट वो हमारे उस लेवल पर ले गए कि एक एक जो विश्व के जो युद्ध के जो हथियार है, वो तो पूरे ही
काम के ही नहीं, वो तो क्लियर कट दिख रहा है। रासायनिक हथियार, परमाणु हथियार, ये कहाँ काम आएंगे? न जीतने के काम में आते, न हारने के काम में आते हैं। तो इस तरीके से ये सराफ साहब ने जो दर्शन की भी जो बात की है, उसमें भी दर्शन, सराफ साहब का ये योगदान है कि इतिहास में मतलब मोटे तौर पर दर्शन की दो शाखाएं बांध सकते हैं, एक रहस्यवाद है और एक वैज्ञानिक विज्ञान का है। तो मनुष्य जब से भी सोचने लगा है, तो किसी भी घटनाक्रम के बारे में जब वो बात करता है, तो एक तो उसको कुछ बातों की जानकारी होती है। तो जिसके बारे में जानकारी होती है, समाज के बारे में जानकारी होती है, ज्ञान बढ़ता है, होता है, वो सोशल साइंस बन जाता है। कुदरत के बारे में जितना भी उसके पास ज्ञान होता है, वो नेचुरल साइंस बन जाता है। लेकिन मनुष्य की एक लिमिट है और रहेगी आगे भी, कि कुछ बातें उसको पता ही नहीं होगी। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो कोई न कोई धारणा बना लेता है कि जिसके बारे में ज्ञान नहीं है, उसके बारे में कुछ न कुछ वो अपना नजरिया या विचार रखता है, वो रहस्यवाद बन जाता है, जो भगवान के रूप में रहस्य की बहुत सारे धारणाएं हैं, उसके रूप में मानव जाति ने एक्सेप्ट किया हुआ है, स्वीकार किया हुआ है, और उससे भी मानव जाति का काम चलता है। लेकिन सराफ साहब ने कहा कि जिसके बारे में ज्ञान होता है, या जो विज्ञान की जो शाखा है, उसका जो सही और गलत का मेन जो आधार है ना, उसने ऑब्जेक्ट को माना। वो एक जो विचार शाखा है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मतलब वस्तुगत, जो दिमाग से बाहर की जो चीज हमें दिख रही है, जो भौतिक रूप में दिख रही है, जो हमारे दिमाग के बाहर जो कुछ भी है, वो सोचने वाले व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्ट होती है, वस्तुगत होती है। और एक माइंड का रोल होता है कि हम कोई आइडिया बना लेते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है कौन चला रहा है, ईश्वर कहाँ से आया है, सूरज से कौन उग रहा है, शाम को अस्त हो जाता है, तारे रात को दिख रहे हैं, मैं जिंदा हूँ, मर जाता हूँ तो कैसे मर गया। यानी जो भी घटनाक्रम है, नेचुरल या सोशल, इसमें जो परिवर्तन कैसे होता है, कैसे वो वजूद में रहता है, उस वजूद में रहने का और उसमें क्रमिक जो परिवर्तन हो रहा है, और उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, कुछ नई प्रक्रिया में वो एक प्रक्रिया नई में डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है, या आगे के स्टेज में चली जाती है। इनका कारण क्या है? तो जिसके बारे में पता नहीं होता, वो जो धारणा बना लेता है, वो रहस्यवाद होता है। तो ये सराफ साहब ने कहा कि जो वो धारणा बना लेती है, वो रियलिटी में आगे जाके ठीक है या नहीं है, लेकिन वो धारणा बना लेती है, उसका आधार वो मनोगत मानते। तो ये दोनों एक तरफा बताइए। तो फिर सराफ साहब का जो दर्शन है, वो ये कहता है कि हर चीज जो घटनाक्रम के बारे में जो आपका एनालिसिस है, वो सापेक्ष है, ट्रुथ है, रियलिटी है, वो टाइम और स्पेस यानी समय और स्थान के मुताबिक सापेक्ष है। किसी अन्य समय और स्थान में वो कुछ चीज बदल जाती है, तो वहां की रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो दर्शन में वो सराफ साहब का ये है कि हमें प्रति क्षण दोनों जो चीजों को, मनोगत और वस्तुगत को, दोनों को प्रति क्षण जांच करते हुए हमें रियलिस्टिक बने रहने की जरूरत है। यानी कोई भी नोटेशन, कोई पूर्वाग्रह पर आधारित कोई धारणा है और इतिहास की जो एक तरफा धारणा है, उनको छोड़ते हुए हमें निरंतर रियलिस्टिक और टाइम और स्पेस के मुताबिक जो वास्तविकता है, जो सच है, उसको एक्सेप्ट करके हमारी मार्गदर्शन लेने की जरूरत होती है। और तो उससे फिर ये निकलता है कि सारे जो दर्शन है जिनमें एक तरफापन है, उसको हमें छोड़ने की जरूरत है, लेकिन उन दर्शन के जो पॉजिटिव योगदान है, उनको हमें एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना है। तब जाके इस व्यवस्था को, जो अभी अन्यायकारी बन गई है, इसको रूपांतरित किया जा सकता है एक मान्य आधार पर। और उसके हालात जो अब बन भी रहे हैं, दिखने में अगर पहले नजर में तो ये आता है कि बहुत ही मुश्किल है और लगता भी है, लेकिन इस हर मुश्किल में, हर जो आपदा होती है, उसमें संभावना भी होती है कि जैसे अब डिस्कस कर सकते हैं कि ये युद्ध तो अभी जो इनकी गतिविधि है, इसको अगर डिस्कशन में लाए तो आम लोग में ये आधार बनता है विचार विमर्श का कि ये युद्ध वगैरह ना हो, परमाणु शस्त्र वगैरह। एक तो डायरेक्शन
यही वार लोबी की है कंसेप्ट के डिटरेंट करने की जरूरत है कि आपके पास अगर परमाणु हथियार रहते हैं तो उसके डर से कोई आप पर हमला नहीं कर सकता है। तो यूरोप में भी वो कंसेप्ट आ रहे हमें भी परमाणु हथियार बनाने चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा हो। प्रैक्टिकली तो ये जो कंसेप्ट है ये दिख रहा है कि ये कैसे मतलब सुरक्षा ला सकता है। काम में तो लिया ही नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट भी चल रहा है। तो अब जो शराफ साहब ने कहा कि परमाणु ये तो तुरंत बंद होने चाहिए जो मास डिस्ट्रक्शन के हैं, तो ये सुनने के हालात भी बन रहे हैं। प्लस यूएनओ को अभी जब महाशक्ति वीटो पावर शक्ति उस यूएनओ के नियमों को बिल्कुल खत्म मतलब वायलेशन कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय रूल का, तो जनमत में अब ये दबाव बने और कहे कि इसका भी रिस्ट्रक्चरिंग हो। तो उसका एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए यूएनओ को, और उसका शराफ साहब ने खाका भी दिया कि यूएनओ में नस्ल को राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व नहीं, एक तो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सदन यूएनओ का वो होना चाहिए, और एक राष्ट्र के बजाय नस्लों को रिप्रेजेंटेशन करने वाला सदन होना चाहिए, जिसमें जैसे बंगाली है, ये मराठी है, कश्मीरी है, तमिल है ना, तो ये राष्ट्रीयता है। उसी तरीके से मध्य पूर्व में भी बहुत सारी राष्ट्रीयता है। तो राष्ट्र के अलावा जो नस्ल है, उपराष्ट्रीयता जिसे कह दो या नस्ल कह दो, इनका रिप्रेजेंटेशन करने वाला एक सदन और एक जनसंख्या भी रिप्रेजेंटेशन करे और वीटो पावर सारे समाप्त हो। ये भी फिर आदमी कहता है ये भी आपका आइडियल है, कैसे पॉसिबल है, पर उसके सुनने के उसको डिस्कशन में लाने के और हालात बन रहे हैं। जैसी दुनिया की अभी गतिविधियां चल रही है उसमें अब कोई कहता है कि राजनीतिक पार्टियां ये क्यों नहीं लीडिंग कर सकती आज के टाइम कि राजनीतिक पार्टियां का उद्देश्य क्या होता है? सत्ता में जाना, धन कमाना। जो नेता है उनके आचरण देख लो तो उनकी प्रैक्टिस ये सिद्ध कर रही है ना कि वो न्यायिक समाज बना नहीं सके। उनको डबल डीलिंग करनी उनकी अनिवार्यता होती है। प्रैक्टिकली उद्देश्य होता है सत्ता में जाना, धन कमाना, और जब वो इलेक्शन में जाते हैं आम जनता को कहते हैं हम आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, जबकि उद्देश्य कुछ और होता है, सत्ता में जाना। उसी तरीके से कंपनियों का जो उद्देश्य होता है, कहता है कि हम पूरी राष्ट्र का विकास करते हैं, लोगों को हम सुविधा देते हैं, हम जो भी गतिविधि कर रहे हैं आम जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य अधिकतम लाभ लेना होता है। उसके लिए पर्यावरण को बिगाड़ना पड़े, चाहे मानव विरोधी कुछ गतिविधि करनी पड़े। तो विकास का जितने भी अभी जो कंपनियां को जो प्रोजेक्ट है उनसे भी सिद्ध हो रहा है कि वो गांवों को तबाह कर रहे हैं, पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस से सिद्ध हो रहा है। तो ये जो लीडिंग एजेंसियां है ना, पार्टियां और कंपनियां, ये लीडिंग नहीं कर सकती क्योंकि उनका उद्देश्य और उनका जो आचरण है, उनकी हिस्ट्री है, उससे सिद्ध हो रहा है कि वो पर्यावरण को और मानवता के उलट गतिविधि कर रहे हैं। इसलिए जन आंदोलन होगा जो प्रकृति और मानव के लिए समर्पित लोगों के नेतृत्व में जो वॉलंटियर होंगे, उनको किसी ने कोई आदेश नहीं दिया होगा। और इसमें शराफ साहब ने तो कहा है कि जो वंचित है, गरीब है, बेरोजगार है, उन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो प्रकृति और मानव नजरिए में है। प्रकृति मानव केंद्रित नजरिए या दर्शन या विचारधारा उनके हित में है, तो उन तक हम पहुंच भी नहीं पाए हैं। हालांकि हम कुछ किसानों में जा रहे हैं, लेकिन जो रियल में ये जो विचारधारा जिनके समर्थन जिनके हक में है उन तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, तो वो काम भी करें। और ऊपर में जो जितने भी सत्ता के नजदीक है, मध्यम वर्ग है, उसमें भी हमें काम करना है। भाग तो इन्वॉल्वमेंट तो पूरी मानव जाति होगी, लेकिन उस पर भी हमें थोड़ा विचार करने की जरूरत है कि जिनके इंटरेस्ट में ये दर्शन है वो तबका भी किस तरीके से, वो वर्ग भी किस तरीके से हम पिरोए। ये जो प्रकृति मानव केंद्रित जो सक्रिय कार्यकर्ता और स्वयंसेवी जो लोग होंगे उनके नेतृत्व में ये मूवमेंट होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि पार्टी की तरह नेतृत्व करेंगे, नेतृत्व एजेंडा करेगा, गाइडेंस उसके नेतृत्व में ये व्यवस्था शांतिपूर्ण रूपांतरण होगा, तब जाके ये न्यायिक समाज बन सकता है।
मैं अब उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि जैसे कंपनियों का भी डेमोक्रेटाइजेशन का, यूएनओ की जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, उसको किस तरीके से लोग गरीब लोगों का हक में किस तरीके से वो वर्क करे, डब्ल्यूटीओ कैसे करे, उसमें और बातें दी हुई है। वो है मतलब रीस्ट्रक्चरिंग की, और प्रकृति और मानव के हिसाब से उसको कैसे, उनके रूल को, उनके आचरण को, उनके निर्णय लेने के तरीकों को किस तरीके से चेंज किया जाए पर्यावरण और मानवता के हित में, उसके भी प्रपोजल दिए हुए हैं। उनमें से इनकम डिफरेंस की भी हमारे यहाँ बात हुई है, पहले भी हुई है। इनकम डिफरेंस इस व्यवस्था ने जो अप्राकृतिक और अब मतलब इतिहास में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इतना गैप धन के मामले में भी कर दिया है, जो पहली नजर में ही अतर्कसंगत और अप्राकृतिक और अन्यायकारी लगता है। तो इसको भी ठीक करने की जरूरत है, लेकिन वो भी तब होगा जब लोगों का माइंडसेट ये बने। माइंडसेट का मामला है, माइंडसेट अगर चेंज होता है, जिस अनुपात में लोगों का माइंडसेट बदलेगा, उसी अनुपात में समाज में न्याय कायम होगा, नहीं तो अन्याय तो बढ़ने की दिशा चल ही रही है। धन्यवाद, मैं ज्यादा बोला हूँ। नमस्कार।